बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की कहानी भाग 2। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदियाँ बहाती हो, स्त्रियाँ गालियाँ सह लेती, मार भी सह लेती, पर मैके की निंदा उसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी का नित्य नाई कहार खा जाता है। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़कर खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया था, मुंह लाल हो गया था। बोली, वह होते तो आज इतना मजा चिखाते। अब अनपढ़ उजरू ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। उखाड़ू उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई तो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से उखाड़ू रोकी, सिर बचा लिया, पर अंगुली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा प्रति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषोत्तम का घमंड होता है। आनंदी खून की घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते रहे। बृहस्पतिवार की यह घटना हुई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कुछ न खाया, कुछ न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर इधर उधर बातें की। कुछ देश काला संबंध समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव में भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुधि भी न रही। श्रीकंठ के को पीर छुआना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटों आनंदी के बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायती उठी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभालकर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह के बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ बहू बेटिया का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों से मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहाँ नहीं। नीलकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, ये ही तो बाप ही आप उलझ पड़े। मौके के सामने हम लोग को कुछ समझती ही नहीं। नीलकंठ खा पीकर आनंदी के पास गया और भरी बैठी थी। एक यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? नीलकंठ बोला, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की तैयारियों के बल पड़ गए। झुलझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सीधा कुछ बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं, मुझे मुंह झुला दो। नीलकंठ, इतनी गर्मी क्यों हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, मेरे भाग का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे उखराऊ से मार कर यो न अकता। नीलकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लड़ारे भाई ने मुझ पर मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मौके में बुरा भला कहने लगा। मुझे से न रहा गया तो मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को भी जान नहीं पड़ता। बस इतनी से बात पर उस अन्यासी ने मुझे पर उखाऊ फेंक दिया। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर कट जाए।
उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ। नीलकंठ की आंखें लाल हो गई और बोली, यहाँ तक हो गया। इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्री के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहती है। नीलकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्होंने कदाचित यह ही क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़कने में तेल का काम देती है। रात भर करवटें बदलते रहे, उदानीन के कारण पलक तक न झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इसी तरह की विरोधपूर्ण बातें करने पर नीलकंठ ने कितनी बार अपनी कई मित्रों को आड़े हाथे ले लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से करनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देने में कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों नीलकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा की कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिसे बड़े का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैंने दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियाँ पर खड़खाऊ और जूतों का बौछार होती है। कड़ी बात की तक चिंता नहीं, कोई बात की दो कह लो, वहाँ तक सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव ने कुछ भी जवाब न दे सके। नीलकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रहा। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियाँ इस तरह घर को नाश कर देती है, उनको बहुत सी चढ़ाना अच्छा नहीं होता। नीलकंठ मैं इतना मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद में ऐसा मूर्खता नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे यहाँ समझने बूझने से इस गांव में कोई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उतारता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी ने कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए ऐसी बातें और तुम न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे जब भूल चूक हो जाए तो कान पकड़ो। लेकिन श्रीकांत लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे। नीलकंठ जी नहीं। इनकी कुतरता और अविवेकता के कारण दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के के क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव में और कई सज्जन हुक्म चिल्ले के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियां न जाने जब सुना कि नीलकंठ की पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उनकी बड़ी हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिला लगी। गाँव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति के मन ही मन जल उठते थे। वह कहा करते थे कि नीलकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता है, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों को शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्म पीने की बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने का आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। इनके भाव को तार हो गए। इनके नीचे किया चाहते कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों की ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों से बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चाहे वो करो। अब तो लड़के से अपराध हो गई है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झला हुए ग्रेजुएट की इस बात को न समझ सका और डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर आ अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की
उसे सब खबर थी। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी वह उनकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में न रह सकता। बेनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खता की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेबस बेसमझ लड़का है। उसे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम होकर क्षमा कर दो। नीलकंठ, इसकी इस दुर्दशा का मैं कदापि नहीं सह सकता। यह तो घर में ही रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए जहाँ तहाँ चले जाए, बस मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह ने दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बात सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उन्हें कभी इतना साहस न हुआ था कि नीलकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह उन्मान न करता था। नीलकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। वह होश में उन्होंने कभी उसे गुस्सा तक नहीं। जब वह इलाहाबाद आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुद्रक की जोड़ी उन्हें ही बनवा दी। पिछले साल जब उसने अपने से डियोग जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया। 5 रुपए पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी की बड़ी गलानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगे। उनमें संदेह न था कि अपने किए पर पछतावा रहा। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, उनके मन में खुशुम कैसे हो जाऊं, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठाऊँगा। उसने समझा था कि भाई मुझे बुलाकर समझा देगा। इस आशा के विपरीत आज उसने यह निर्यादा की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि नीलकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 चमाटा भी लगा देते, कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना, अब मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी ने सहा न गया। वह रोता हुआ घर में आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसे कोई न समझ कि रोया था। जब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया निश्चित किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय नीलकंठ सिंह की आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई का खड़ा देखकर तो घृणा से आंखें फैली और कतार कर निकल गए, मानो कोई पछाड़ी के भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब उसे मन में पछतावा रही थी। यह स्वभाव की दैवाती थी तो इसकी तनिक भी ध्यान न था। इस बात इतना बच जाएगी, वह मन में ही अपने पति पर झुलझुला रही थी कि इतना गर्म क्यों होते हो। उस पर भय है लगा हुआ है कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो क्या करूँगे। इसी बीच जब उसे लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह सुनते देखा, अब मैं जाता हूँ, मुझे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध पानी हो गया। वह रोने लगी। मन में मैल धोने के लिए नयन जल उपयुक्त कोई वस्तु नहीं। नीलकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़ा बहुत रो रहे हो। नीलकंठ, तो मैं क्या करूँ। आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहा यह झगड़ा उठाया। नीलकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। नीलकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरे प्रणाम कहो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़े और सीधता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे
कब देखा कि आंखों में आंसू भरे थे। मुझे जाने दो आनंदी, कहाँ जाते हो। लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे आनंदी, मैं नहीं जाने दूंगा। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हुआ आनंदी। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया के मन में मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक इस घर में मैं कदापि नहीं रहूँगा आनंदी। मैं ईश्वर के साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरा मन तनिक भी मैला नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मुझे हंसो शिकार। नीलकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इस बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। मेरे थी बेनी माधवन सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो उठे। बोल उठे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने वह वृत्तांत सुना उसी की उन्हीं शब्दों में आनंदी की उदारता का सहासा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। कैसी लगी आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी? हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। आगे और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें।